मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। मुझे नींद ऐसे आई जैसे किसी ने मुझे नशा पिला दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही। सुबह उठी तो मेरा सिर भारी सा था। मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने सास से कहा, आपने तो मुझे सही करने के लिए यह तेल लगाया था, मगर इससे मेरी तबीयत और भी खराब हो गई। सास ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 3 दिन के बाद ही तो यह तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत इससे खराब ही होगी, मैं बता दूंगी। तू मेरी कोई बात नहीं माना। बस यही मेरी कमजोरी थी जिसका मांझी फायदा उठाते। शाम को मैं तैयार हो गई। मेरी सास ने भी तैयारी कर ली और हम औरत के पास पहुंच गए। कुछ लोग कहते थे कि यह बहुत अच्छी हकीम है, मगर सच तो यह था कि औरत ज्यादातर नशीली और गंदी दवाइयां बेचती थी। मुझे उनकी दवाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैंने जिन्होंने उनके सामने मेरा मसाला बताया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछले बार दिया था। मेरी बात सुनकर उसने कुछ समय को सोचा और फिर एक लड़की को आवाज दी, तो उसी तरह की काली संगीत और उसे औरत का धन्यवाद किया और फिर मुझे घर लेकर आ गए। घर आकर खुश लग रही थी। मुझे ऐसा बहुत बुरा लग रहा था। मैंने दिल में ठान ली, आज कुछ भी हो जाए अपने सास को यह तेल अपने सर पर नहीं लगाने दूंगी। मैंने भी सरसों के तेल में काला रंग मिला दिया और उसे बोतल का तेल नाली में बहा दिया। सास को शक भी नहीं हुआ कि मैंने बोतल में से तेल बदल दिया है। रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश पूरी हुई तो मुझे थपथपाते हुए बोली, जाकर अपने कमरे में सो जा। 7 दिन में तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन सास की जीत के आगे कर भी क्या सकती थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि तेल की मालिश के बाद सर मेरा भारी हो जाता था और थोड़ी देर लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे वही आवाज आज भी आ रही है। आज मेरा दरवाजा बंद था, क्योंकि मेरी सास तो सोच रही थी कि मैं सो गई होंगी, इसलिए मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो यह आवाज मेरे सास के कमरे से आ रही थी। मैं वहां गई तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि 2 लड़के मेरे सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीजें थमा रही थीं। लड़कों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। तो क्या मेरे दहेज का सामान? यह सोचते ही मुझे चक्कर आने लगे। मैंने अपने सास का सामना किया और कहा कि यह कौन है और मेरे दहेज के बर्तन इन्हें क्यों दे रही हैं? आप। मुझे देखकर मेरी सास बौखला गई। तो तू यहाँ कैसे? तुझे कहा था ना कि सो जा। उन्होंने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा। मैंने जवाब दिया कि मैं तो सो नहीं सकती। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तो होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मेरी सास सफाई पर गुस्सा करने लगी। मैं जो चाहूं कर सकती हूं। यह मेरा घर है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। उनकी आवाज ऊंची हो गई थी। यह देखकर वे लड़के चुपचाप घर से भाग गए, मगर मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी। मैंने सोचा, कैसे अपने सास से जान छुड़ा सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हर बात मान ली और बोली कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। थोड़े दिनों की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा। मगर तू तो अपने सामान को हाथ भी नहीं लगाने देती, इसलिए तुम्हारे सोने के बाद यह काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, क्योंकि ऐसी बात नहीं थी। मैंने कभी भी उन्हें मना नहीं किया। फिर ना जाने क्यों उन्होंने मुझसे यह बात छुपाने की कोशिश की। जब हमारी बहस बढ़ी तो वह मुझे धमकियां देने लगीं। कहने लगी कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है। मैं अभी उसे फोन करूंगी और बताऊंगी कि रात को तुझसे 2 लड़के मिलने आए थे। उनकी आवाज सुनकर मैं समझ गई थी कि वह क्या चाहती हैं। मैं एक बार फिर अपने सास के आगे मजबूर हो गई थी। लेकिन आखिर कब तक? मैंने दिल में सोचा, क्या मैं इसी तरह ब्लैकमेल होती रहूंगी? तब तो यह सारी जिंदगी मुझसे सारी बातें मनवाएंगी।
यह सोचकर ही मैंने ठान लिया कि ऐसा नहीं होने दूंगी। उस दिन मैं उनके सामने डट गई। कर लीजिए आप फोन जिसे हो करना है। मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई। वह गुस्से में गुर्राते हुए बाहर गई तो मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला था। उनका गुस्सा किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहा था। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने देश में मेरे पति को फोन किया। मैं भी पास खड़ी थी और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर उनकी बातों में इतना जहर भरा था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फोन को हाथ लगाने नहीं दिया। मेरा दिल चाहता था कि इस बुढ़िया की हड्डियां तोड़ दूं, मगर इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने भी कह दिया कि तुम घर के मामलों में मत बोलो, मैं तुमसे कल सही से बात करूंगा। मेरा दिल टूट गया। वह बहुत गुस्से में थे। जाहिर है मेरी सास ने उन्हें जो बातें कही थीं, सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन पर बात की। मैंने सोचा कि शायद मुझसे हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके प्रदेश जाते ही मैं भटक गई थी और उनके पीछे उन्हें धोखा दिया। इस बात ने मुझे आंसुओं से तार कर दिया। सोच नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा। मुझे तलाक हो गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिए गए। उसने मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने मायके आ गई। जाहिर है मेरा कसूर तो नहीं था, मगर मम्मी पापा परेशान हो गए। मैंने भी उनकी परेशानी में अपने परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस रिश्ते के लिए कहा, मैंने हाँ कर दी। माँ बाप की मर्जी से शादी करने का फल मुझे यह मिला कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई, जिसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। मैं उसी में खुश हूँ। वह मुझे बाहर घूमने भी ले गए। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मैं भी इसी तरह सुकून से जी रही थी कि एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरी सास का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उससे पूछा, वह कैसी है? तो वह उनकी हालत पर अफसोस करने लगी। बोली, वह बहुत ही बुरी हालत में है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, उन्हें शायद तुम पर जुल्म करने की आदत हो गई थी। तब दूसरी, संगीत, औरत को भी तंग किया। उसकी एक बात न मानती और ऐसी ऐसी बातें अपने पति के सामने करती कि बुढ़िया का बुरा हाल हो गया।